हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित खान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके 2 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से निर्मित हैं। इन मोहरों से पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। यह मोहरें बेलनाकार, आयताकार व वर्गाकार रूप में प्राप्त हुई हैं। अधिकतर मोहरों पर अभिलेख एक सींग वाला बैल, भैंस, बाघ, गैडा, हिरन, बकरी, देहात के चित्र अंकित है। एक प्रश्न बनता है, इन मोहरों पे किसका चित्र नहीं मिलता है? तो गाय का चित्र नहीं मिलता। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां पे है? तो ये पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और यहां से और क्या प्राप्त हुआ था? तो बृहद स्नानागार के साथ यहां से प्राप्त हुए थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकवंशी शासक अशुसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अशुसेन नाम के इक्ष्वाकवंशी राजा थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे। 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें थे। मल्लिनाथ की बात करते हैं तो ये 19वें नंबर के थे। महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ था। क्या था? वृषभ था। और महावीर स्वामी का क्या था प्रतीक चिन्ह? सिंह था। क्या? सिंह। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क किसे कहा जाता है भारत का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क ने विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सरदार पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में योगदान दिया था, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ध्यान रखिए, एक प्रश्न बनता है कि हैदराबाद को किसके तहत मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था हैदराबाद को 1948 में। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन से था? नील से खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील खेती से है। यह आंदोलन 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा वहां पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। महात्मा गांधी किसके बुलावे पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। ये ध्यान रखिए, प्रश्न बनता है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह जो पूर्णतः सफल रहा, ये भी प्रश्न बनता है। पहला सत्याग्रह कौन सा गांधी जी द्वारा? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 में। और ये चंपारण कहाँ है? तो ये बिहार में है। पूछा जाता है, प्रथम भूख हड़ताल कब किया था गांधी जी ने? तो 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च की बात करते हैं तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च को शुरू हुआ था। कब तक चला था? तो 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे? तो कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। प्रेसिडेंसी से शहरों में अंग्रेजों का सीधा प्रशासन होता था। मुंबई, बंगाल, मद्रास ब्रिटिश भारत में प्रेसिडेंसी शहर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस हब के रूप में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का एक उपनिवेशित क्षेत्र था जो अविभाजित बंगाल से बना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं,
स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? किस शहर से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था। यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ग्रीस कारतूस थी। इसका नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह ने किया था। कौन किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। और बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह कहा था। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इनके कार्यकाल क्या था? 1856 से 1862 में गवर्नर ऑफ इंडिया 1801 एक्ट पास हुआ था। इसके समय में क्या पास हुआ था? तो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 प्राप्त हुआ था। और इसी के अनुसार इसे वायसराय घोषित किया गया था। पूछा जाता है पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। और पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। आप इन दोनों में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासपियर। रासपियर के शासनकाल को आतंक का राजकाल कहा जाता है। रासपियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई। इन्होंने कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कोई दोषी पता तो उसका सिर कलम कर दिया जाता। अगर कोई दोषी पता चलता था तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माओ जेडोंग थे। माओ जेडोंग चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक और साम्यवादी दल के नेता था। इनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। यह संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिने जाते हैं। माओ जेडोंग चीन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और ये ध्यान रखिए, सन यात सेन, इन्हें चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर सन यात सेन को। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यह 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। आप इसको ध्यान रखिए, भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न और बनता है कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को पूछा जाता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो पूर्ण 1950 में लागू हुआ था। अगला है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्ताव के अंतर्गत जोड़ा गया था? किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी के तहत क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ध्यान रखिए, प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे। इसके तहत कौन कौन से जुड़े थे? समाजवादी जुड़े थे, पंथ निरपेक्ष जुड़े थे और अखंडता जुड़ा था। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों जुड़े थे। 44वां संविधान की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 46वां कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। 45वां कब हुआ था? 1980 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्ता को के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। यहां से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जापान की बात करते हैं तो जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। और क्या लिया गया यहाँ से? संसदीय प्रणाली। कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है। पूछ रहा है किस भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी को मान्यता नहीं प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा संबंधी उपबंध है। ठीक है, भाषा संबंधी उपबंध किसमें है, तो 8वीं अनुसूची में। पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। सन 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ध्यान रखिए 1992 में 3 भाषाओं को, कौन कौन से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिए, संविधान संशोधन पूछा जाता है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और पूछा जाता है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा, इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया था, तो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन, तो 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। किसको, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। पीछे बताया मैंने किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अनुच्छेद की बात करें तो 51 का में, अगर यहीं भाग की बात करते हैं तो 4A यानी 4 का में जोड़ा गया था। एक प्रश्न और बनता है कि मूल संविधान में कितने, ध्यान रखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, जब जोड़ा गया तब कितने थे, तो 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ये शिक्षा से संबंधित है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है। पूछ रहा है द्विसदनीय विधान मंडल नहीं पूछ रहा। द्विसदनीय मतलब होता है कि विधानसभा और क्या, विधान परिषद। पूछ रहा है किसमें नहीं है विधान परिषद और विधान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में नहीं है। देखिए, विधान परिषद 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। आप इसको नाम ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें किसमें हैं, तो किस राज्य में, तो 100 हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार की बात करते हैं, बिहार में कितने हैं विधान परिषद की, तो 75 सीटें हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछा है तो कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, कैसा सदन है, उच्च सदन, और ये स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। सदस्य ध्यान रखिए, पूछा जाए कैसा सदन है, तो अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु पूछा जाए तो 30 वर्ष होती है। वहीं लोकसभा की पूछा जाए तो 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की पूछा जाए तो 35 वर्ष होती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। पंचायती राज व्यवस्था को यानी संवैधानिक कब बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कब बनाया गया था, 1992। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किसके समय में, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। कहां पे, राजस्थान में। कहां पे, किस जिले में, नागौर जिले में। ये भी प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित किया गया था, तो 1993 में स्थापित किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह वैधानिक संस्थान बॉडी है, यह सदन के अधिकतम अधिनियम के बाद बनी। किसके द्वारा, अधिनियम के बाद बना, कब, 1993 में बना था। एक प्रश्न और बनता है, मानवाधिकार दिवस का मतलब, विश्व मानवाधिकार दिवस, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। देख लेते हैं इसके बारे में, पूरा पढ़ लेते हैं। सुरक्षित
पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली को जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक के लिए करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण का, हिंदी में से वरुण ग्रह कहते हैं। तो किस और को कहा जाता है नीला ग्रह? तो पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह की बात करें, इसे किस नाम से जानता था? लाल ग्रह कहा जाता है। प्लूटो अब ये ग्रह की श्रेणी में नहीं है। और जुपिटर मतलब बृहस्पति, बृहस्पति क्या है? तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। ओसाका कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? जापान में है। लंकशायर कहाँ है? तो ये ब्रिटेन में है। सेलम कहाँ है? तो ये भारत में है। भारत में कहाँ? तमिलनाडु में है। बर्मिंघम कहाँ है? तो ये फ्रांस में नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बर्मिंघम कहाँ तो है? ये इंग्लैंड में है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। इसके कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई ये अरब सागर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या पेट्रोलियम से संबंधित है। और इसका कब खोजा गया था? इसे 1976 में। और यह ओएनजीसी के अधीन है। और तेल संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा चला जाता है। ठीक है, ये पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई द्वीप है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर किससे जोड़ता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल सागर से। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा को विभाजित करता है। ध्यान रखिए, आप मैप देखेंगे तो इधर मान लीजिए ये अफ्रीका शुरू हो रहा है और इधर एशिया, यमन, अरब, सऊदी अरब यहाँ पे यही है। तो बीच में क्या है? यहाँ पे लाल सागर और यही जोड़ता है इसको भूमध्य सागर को। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस पे है? तो कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में स्थित है। यह 1966 में निर्मित हुई। यह प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। एक प्रश्न और बनता है कि जो है कृष्णा नदी पर और कौन सा बांध है? पूछा जाता है कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। कौन सा? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और प्रश्न बनता है श्रीशैलम बांध किस पे है? तो ये भी कृष्णा नदी पे है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और महाबलेश्वर पर्वत, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1402 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के अलावा हमने हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह का अलग अलग से डाल रखा है वीडियो, आप इसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं, मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? यानी मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। अब किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है। आप इसको ध्यान रखिएगा, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत व सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है। उड़ीसा में एक ध्यान रखिए बांध है, कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस पे है? तो ये हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर। किस पे? महानदी पे। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जो विषुवत रेखी वनों से संबंधित नहीं है वह है? विषुवत रेखी मतलब विषुवत रेखा के समीप जो पाए जाते हैं उसी विषुवत रेखी वन होता है। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, कौन सा नहीं पूछ रहा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओकेसिया। ओकेसिया जो है ये रेखी वनों से संबंधित नहीं है। बाकी मोहगनी, रोजवुड, आयरनवुड ये किससे संबंधित है? विषुवत रेखी वन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में कहा जाता है? तो उसे रोपण फसल कहा जाता है। रोपण फसल कैसी फसल होती है? तो व्यापारिक फसल होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें जैसे कपास आ गया, आपका गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये सब किस में आती हैं? तो रोपण कृषि में आती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूम खेती जो पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया के सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? उत्पादक भी कर रहा और उपभोक्ता भी है। देखिए इसका गलत आंसर दिया है, तो इसका आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सी, दलहन। भारत जो है दलहन का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब
बात करते हैं दलहन की, सबसे ज्यादा दलहन कहाँ पे होता है भारत में, तो राजस्थान राज्य में। मक्का जो दिया है, मक्का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यूएसए में यानी अमेरिका में होता है। और भारत में कहाँ होता है, तो कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको सुधार लीजिएगा। बाकी गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, तीसरा सबसे अधिक पूछ रहा है, तो कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारत किस नंबर पे आ गया है, तो भारत पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, चीन। तीसरे नंबर पे कौन है, यूएसए। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे ब्राजील। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एसईओ द्वारा ही थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी जारी किया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी खातों की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी, कौन सी समिति बनी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर समिति बनी थी। कब बनी थी, देख लेते हैं। भारत में पूंजी खातों में परिवर्तनों के लिए तारापुर समिति बनी थी। यह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एस तारापुर की अध्यक्षता में गठित की है, जिसने 1996 में कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खातों में परिवर्तन करने की सिफारिश का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। मंडल मतलब इसका क्या होता है, संभाग। कौन सा संभाग का रहा है, उत्तर मध्य रेलवे का नहीं है, तो उत्तर मध्य रेलवे का कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा जो है नहीं है। कोटा नहीं है। कोटा किस मंडल का भाग है, तो ये पश्चिमी का है, पश्चिमी मध्य रेलवे का भाग है, ध्यान रखिएगा। अब इस जो उत्तर मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद में। आप इसको ध्यान रखिए, कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। और कोटा मंडल की बात करते हैं तो ये किसमें है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे में। और पश्चिमी मध्य रेलवे का कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। और इसमें और कौन कौन आता है, तो इसमें जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, कोटा आता है। अब तीन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, कौन सा द्वीप था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गालापागोस द्वीप। गालापागोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया गया था। गालापागोस द्वीप कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिकी द्वीप के मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर यह स्थित है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। बाकी 15 मई को क्या मनाया जाता है, परिवार दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी, ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। अगर पूछा जाए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल की। पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। या इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कर्नाटक में क्या कहा जाता है, कंबाला कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, कंबाला कहाँ कहा जाता है, तो कर्नाटक में कहा जाता है। महाराष्ट्र की और कुछ नृत्य की बात कर लेते हैं, तो लावड़ी यहाँ पे फेमस है। आप इसको भी ध्यान रखिए, लावड़ी तमाशा यहाँ का लोक नृत्य है। अगला बढ़ते हैं, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वृद्धि और कायांतरण कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ होना है, विकास। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो ये पादप में पाई जाती है। पूछा जाता है जंतु में कौन सी नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और ये जो पादप होती है किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। किसके, तो सेलुलोज से बनी होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है, इसे कहा हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतः प्रद्रव्य जाली कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ खास नहीं है। अगला है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो हड्डी और पेशी कौन जोड़ता है, तो कंडारा। इसे स्नायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नायु, ठीक है, मसल्स।
ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडारा कंडारा हड्डी और पेशी को जोड़ता है। पेशी एक अस्थि से निकलती है जो उसकी मूल बिंदु कहलाती है तथा दूसरी अस्थि कंडारा द्वारा लगती है जो उसकी चेष्टा बिंदु कहलाती है। कुछ पेशियां ऐसी हैं जो कला वितान में लगती हैं। दोनों के बीच लगे लंबे मास सूत्र रहते हैं जिसकी संख्या बीच के भाग से अधिक होती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है लिगामेंट। लिगामेंट ये दो हड्डियों के बीच में होता है। दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? तो लिगामेंट पाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या होती है? पित्त रस का श्रावण कहां से होता है? तो यकृत से होता है। कहां से? यकृत से होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? प्रकृति क्षारी होता है। पित्त रस क्षारी होता है। इसमें जैविक नमक होता है जिसे पित्त नमक के रूप में जाना जाता है। पित्त के रस में पित्त लवण होते हैं जैसे बिलुरीन और बिलीवर्डिन से ये छोटी आंत में बड़े वसा वाले ग्लूबल्स को छोटी आंत में तोड़ देते हैं। ये प्रश्न बनता है कि जो ये वसा को छोटे भागों में तोड़ते हैं इसे क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने यह विचार दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चेहरे में कितनी होती है? 24 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चेहरे में कितनी? 24 हड्डियां होती हैं। और चेहरा कपाल पूछ रहा है दूसरा, चेहरा कपाल में कितनी होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपात का हार्मोन? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। एड्रिनल को इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल को कहा जाता है। और यह किससे स्रावित होता है? तो ये अधवृक्क से स्रावित होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ये महिला सेक्स हार्मोन्स है। और थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो ये कहां से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल किससे बचाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डीपीटी ध्यान रखिए, डीपीटी का टीका लगता है। तो डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया और पर्टुसिस मतलब काली खांसी। पर्टुसिस क्या होता है? काली खांसी कहा जाता है। और टिटनेस, ठीक है, इनके लिए कौन सा टीका लगता है? तो डीपीटी का टीका लगता है। एक होता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? तो किसके लिए? तो क्षय रोग यानी टीबी के लिए लगता है। आगे बढ़ते हैं। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। अब किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुई थी। और ये जो है क्या होती है? ये तापमान में या उबलने लगता है और ये काफी ज्वलनशील भी होता है। हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसकी गंध बहुत तेज होती है और इसी कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं? मौलिक इकाई कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबिक मीटर। ये मौलिक इकाई नहीं, बल्कि क्यूबिक मीटर क्या है? आयतन की एसआई मात्रक है क्यूबिक मीटर। बाकी मीटर, किलोग्राम, केल्विन ये मौलिक इकाई है। मीटर किसका है? तो लंबाई का है। किलोग्राम किसका है? तो भार का है। केल्विन किसका है? तापमान का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि, सदिश राशि पूछा है तो कौन सी सदिश राशि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग। वेग सदिश राशि है, बाकी जो है अन्य तीनों है ये अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? करा किसका जड़त्व अधिकतम होगा? जड़त्व का नियम किसमें है? तो न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। किसमें अधिकतम? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, यदि वस्तु पर 60 न्यूटन पर बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होता है? तो कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल कितना दिया है? तो बल दिया है 60 और कार्य कितना दिया है? तो 10 दिया है। कितना हो जाएगा? 600 जूल। कार्य कितना होता? 600 जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक 600 जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। जो यातायात सिग्नल में ये लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और लंबी दूरी से इसे देखा जा सकता है। पूछा जाता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो नीला और बैगनी का होता है। और इसी कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा नीला और बैगनी का होता है और आकाश का रंग इसी की वजह से नीला दिखाई देता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, अगला प्रश्न है विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न रंगों का समूह क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्णपट्टी कहा जाता है। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? तो 7 रंगों में। ठीक है, इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहा जाता है? एसी करंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुव से बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरणों का उत्सर्जन करते हैं। आगे बढ़ते हैं कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो ये किसका भाग होता है? तो टेलीविजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये एक फास्फोरसेंट स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए बीम को जोड़ दिया जाता है। किसमें प्रयोग होता है? टेलीविजन में। अगला प्रश्न है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया? किसके द्वारा बताया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोहर के द्वारा बताया। नील बोहर द्वारा 1913 में बताया गया कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्लों का साझा तत्व होता है या एक जैसे धर्म है। इसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। यह सबसे हल्का तत्व जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अपक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य क्रम। उदाहरण के लिए उत्प्रेरक सतह सोना अणुओं द्वारा कवर किया जाता है और उत्पादक के गठन के समय भी एकाग्रता बनी रहती है। इस प्रकार यह शून्य क्रम प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्माक्षेपी प्रक्रम। ग्लूकोज या श्वसन कार्य का ऑक्सीकरण गर्मी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसी तरह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी गर्मी ऊर्जा पैदा करता है और इसलिए हम ग्लूकोज के एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक क्या होता है? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में निर्मित परिवर्तन, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं मिश्र धातु का अगला है मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैंटिसंस प्रक्रिया कहलाती है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रक्रिया से शीशे में से चांदी को निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त। ल्यूकेमिया आपके रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है और यह असामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं के तेजी से उत्पादन के कारण होता है। यह असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं होती और लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के उत्पादन के लिए अस्थि मज्जा की क्षमता को छीड़ कर देती हैं। ये जो WBC होती है ये इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा। देखिए, प्रतिरक्षा प्रदान करना यानी संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। और RBC का कार्य क्या होता है? तो RBC का कार्य होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन। और कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को पहुंचाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा घटती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% सिद्धांत के अनुसार खाद्य श्रृंखला के चरण में कुल पिछले चरण के ऊर्जा का 10% हिस्सा अगले चरण में जाता है। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए अगर
पादप के सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो पादप होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए उनकी ऊर्जा 1000 है और उसको अगर कोई बकरी खाती है तो उसमें कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होगी, तो 100 होगी, 10% हिस्सा। अगर उसको फिर कोई जानवर खाएगा तो उसमें कितनी होगी, तो 10 होगी। ठीक है, ऐसे ही इसे 10% का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। हिंदी के प्रश्न आ गए, चाचा शब्द से कौन सा विशेषण है, तो चचेरा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चचेरा। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, जैसे वह मेरा चचेरा भाई है, तो चचेरा क्या ये विशेषता बता रहा है ना भाई, तो क्या होगा, ये विशेषण का काम करेगा, संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विशेषण शब्द की एक विशेषता प्रकट करता है। पूछ रहा है विशेषण भी। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे, बहुत, यही क्या हो जाएगा इसका विशेषण। उपरोक्त वाक्य में ऊंचे ऊंचे शब्द विशेषण है जो कि पहाड़ की विशेषता बता रहे हैं, और बहुत ऊंचे ऊंचे में बहुत शब्द प्रविशेषण है जो विशेषण की भी विशेषता, सॉरी इसमें पूछा है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण पूछा है। ठीक है, प्रविशेषण क्या होगा, इसमें ये होगा बी। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, प्रविशेषण कहलाते हैं, जिसमें इसमें बहुत। ठीक है, अगला प्रश्न है पढ़ना कौन सी क्रिया का भेद है, तो पढ़ना कौन सी क्रिया का भेद है, इसमें उत्तर गलत दिया है। किसका भेद है, सकर्मक क्रिया का है। ठीक है, पढ़ना कैसा है, तो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसमें अगर आप क्या लगा के जोड़ते हैं तो अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। जैसे वह पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, तो या तो पुस्तक पढ़ रही होगी या कुछ भी पढ़ रही होगी। ठीक है, तो अगर उसमें उत्तर मिल जाता है तो क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया होता है। अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अकर्मक क्रिया को उदाहरण बात करते हैं, दौड़ना। दौड़ना क्या है, ये क्या दौड़ रहा है, कुछ नहीं, दौड़, इसमें कुछ नहीं मिल रहा उत्तर। ठीक है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प। समास पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 साधुओं का होगा, सॉरी यहाँ पे 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, 7 सिंधु। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्त सिंधु दिगु। देखिए दिग समास क्या होता है, प्रथम वाक्य क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक। जैसे चौराहा, चौराहा में 4 आ रहा ना, तो चौराहा क्या हो गया, दिग्वाचक समास। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह क्या कहलाता है, सप्त सिंधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें इसे एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। कनक, कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, कनक का मतलब सोना होता है, और क्या होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। ठीक है, इसके कई सारे अर्थ वही समानार्थी पूछा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, सुगम शब्द का विलोम। सुगम का मतलब क्या होता है, सरल मार्ग का या रास्ता, तो इसका क्या होगा, दुर्गम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सगम का क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे का चना चबाना। लोहे का चना चबाना मुहावरा पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अत्यधिक संघर्ष करना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं, लता मंगेशकर को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में होता। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी प्राप्त किया, मतलब मिल चुका है। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है साकेत काव्य के लेखक कौन है। साकेत किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य का नाम है। साकेत क्या है, मैथिली शरण गुप्त का है। इनका प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ था। इसके लिए उन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। और साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद है, वर्ण विच्छेद पूछा। ईर्ष्या किससे मिलकर बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई, उसके बाद सा, आधा सा, उसके बाद या, यानी कि आधा या है, उसके बाद आ, इससे मिलकर बना है ईर्ष्या। ठीक है, अगला प्रश्न है टोरंटो इज लोकेटेड ऑन डैश लेक ओंटारियो। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसिफिक लेक है ओंटारियो, इसलिए उसका दा का प्रयोग होगा। ठीक है, स्पेसिफिक चीजों के साथ दा का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, इसमें क्या भरा जाएगा, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मे का प्रयोग होगा, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं और कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें भी भरना है, आई होप टू फिनिश द वर्क डैश न्यू ईयर्स डे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाई। ठीक है, दिन निर्दिष्ट करें जिसके द्वारा कुछ काम किया गया
हम बाई का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स पूछा है इवोक का। इवोक का मतलब होता है बुलाना या पुकारना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल फॉर्थ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है आगे बुलाओ, ठीक है। अगला है क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है किसका, स्टार्टल्ड का। इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलैक्स्ड, आराम से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मैलिस इज ए फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल विल। इल विल का मतलब होता है द्वेष या बैर। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा है गलत कौन सा पार्ट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी जस्ट डिड नॉट नो। जस्ट के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वी जस्ट डोंट नो हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसका आप पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, मिर लॉज डैश इक्वल राइट वाज नॉट इनफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गारंटिंग। अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछा है अल्टरनेट कलर्स कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायरिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही स्पेलिंग है ऑप्शन डी इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नो। तो कह रहा है ईटन को क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईडेबल। ऑप्शन किसका मतलब होगा, खाद्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे मैथ के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से इसका आपको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।